हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव त्रिवेदी और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी थोड़ी सी लंबी है तो उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी दरअसल में हमारे लिए कहानी ना हो कि हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 17 दिन थे। वो 17 दिन जो हम लोगों ने डाउन साउथ के टूर पे बिताए। समझो कि भारत का जो नक्शा है उसके शेप में एक केक बनी हुई है, बिस्किट बना हुआ है, और आप नीचे से एक पीस उठाते हो वी शेप में, तो उसे कंबाइनली हम लोग डाउन साउथ बोलते हैं। केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स हैं, तो वो हमने रिसेंटली विज़िट किए। तो ये पूरी जर्नी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कहानी की शुरुआत हुई लगभग 4 महीने पहले, यानी कि अप्रैल के एंड में, जब हम लोगों ने सोचा कि कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं। और रेयरली हो रहा था, सबकी सहमति थी, मतलब हर कोई चाहता था घूमने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने केदारनाथ जाने का सोचा, छोटे चार धाम। पर मई की शुरुआत में न्यूज़ में भी आ रहा था और बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने देखा कि 10,000 की कैपेसिटी के सामने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख श्रद्धालु थे, मतलब बहुत भीड़ थी। तो फिर हम लोगों ने हाल तुरंत के लिए वो प्लान कैंसिल किया या तो पोस्टपोन किया और नए प्लेस की सर्च स्टार्ट हुई। वैसे ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ा। पापा का घूमने का बाकी था रामेश्वरम, और कौन नहीं चाहता रामेश्वरम घूमना। अब जब तक हम लोगों ने रामेश्वरम पे सहमति नहीं बनाई, तब तक मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि रामेश्वरम के साथ ये सारे प्लेस एक साथ कवर हो सकते हैं, एक साथ देखे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ टूर एजेंट्स, ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन से बात की। ऑलमोस्ट सबके प्लान थी 5th नाइट 6 डे या फिर 6 नाइट 7 डे के आसपास के थे। पर सारे प्लेस वो लोग कवर नहीं कर रहे थे, ऐसा मैंने फील किया। तो मैंने बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी वेबसाइट्स रिफ़र की, कई सारी ट्रैवल्स साइट के इंटरव्यू जो थी वो भी मैंने देखी। ऑलमोस्ट सब में ये था कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव यू एंड शिफ्टेड यू टू होटल। उसके बाद आप वहाँ पे फ्रेश हो गए, उसके बाद तुरंत आपको साइट सीइंग के लिए ले जाया जाएगा। मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल था वो सब, और मेरे लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं अपने 2.5 साल का बेटा, जो कि रिसेंटली ये जर्नी में ही 3 साल कंप्लीट करेगा, उसके साथ ट्रैवल कर रहा था। इसके अलावा मेरे साथ मेरे पापा थे, 62 ईयर्स ओल्ड। उम्र के साथ जो भी बीमारियां आती है, जैसे कि पाँव में जलन, बैक पेन, नेक पेन, वो सब वो फेस कर रहे थे पास्ट 2 ईयर्स से। ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि ऐसी जर्नी प्लान करें जिसमें उनका कंफर्ट रहे। सबसे ज़रूरी था कि दोपहर को 2 घंटे उनको रेस्ट मिले, बेटे को भी और उनको भी। दोनों को एक तरह से हैबिट थी कि दोपहर को 2 घंटे रेस्ट करना। तो मुझे इस हिसाब से प्लान ऑर्गेनाइज करना था। मैंने अपना सर्च स्टार्ट किया, काफ़ी कुछ लिखा गया, बहुत सारा गूगल मैप यूज़ किया गया, बहुत सारे प्लेस पढ़े गए पेपर पे, बहुत सारी साइट से रिफर की, और मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या अवेलेबल है वो देखा गया, स्टे क्या हो सकता है वो देखा गया। और काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद एक प्लान, फुल प्रूफ प्लान मेरे सामने पेपर पे था, बन के रेडी था, और उसे मुझे रियल में एग्जीक्यूट करना था। जो भी मेरा प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सबसे पहले मुंबई पहुंचना था। मुंबई से मेरी फ़्लाइट थी मदुरई के लिए। मुंबई मुझे बाय ट्रेन जाना था। अब हम लोग जहाँ पे रहते हैं सौराष्ट्र, वहाँ से मेरे जहन में 4 ट्रेनें थी जो डेली चलती थी। दुरंतो, हमसफ़र, वो लेट नाइट में चलती थी और सुबह में लगभग 9 बजे के आसपास पहुंच जाती थी, और मेरा फ़्लाइट जो था वो 12 बजे का था। तो वो एक तरह से थोड़ा रिस्क हो जाता क्योंकि मानसून था पीक पे। अगर ट्रेन आगे पीछे हो गई, लेट हो गई, तो उसको मैंने कैंसिल किया। उसके अलावा जो ऑप्शन था वो भावनगर बांद्रा टर्मिनल थी, वो भी अच्छी ट्रेन है। और सबसे बेस्ट मुझे लगा सौराष्ट्र जनता और सौराष्ट्र मेल, 5:15 बजे और 1 पौने 6 बजे चलती है। दोनों ही सुपर फास्ट है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है।
सौराष्ट्र जनता में मुझे टिकट अवेलेबल मिल गई, तो सौराष्ट्र जनता में मैंने जाना डिसाइड किया। 6 अगस्त का डे था। ऑफिस से मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गया। सर को बता रखा था कि मैं सर थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा। भोपाल डेली चलती वो ट्रेन में मैं विरमगाम पहुंचा। 6:15 बजे हमारी सौराष्ट्र जनता ट्रेन थी मुंबई के लिए शाम को। और एक तरह से थोड़ा सा डर था, क्या होगा, कैसे होगा, जा पाएगी कि नहीं, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रिटर्न आना हुआ तो रिटर्न कैसे आएंगे। जाने से ज़्यादा डिफिकल्ट था रिटर्न आना, रिटर्न जर्नी प्लान करना। तो घबराहट हो रही थी, निकले कि नहीं निकले। कुछ टाइम तो ऐसा लगा कि प्लान ड्रॉप कर देते हैं। घर पे जाके मैंने देखा तो नीचे बड़े सारे 8 बैग्स। अब मुझे वहाँ पे गुस्सा आया। पिछले महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे, मतलब डिस्कस कर रहे थे कि हो सके उतना लगेज कम रखना है। फिर भी 8 बक्से थे। नोवा मेरा बेटा, उसको भी उठा के चलना था। कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। मैं थोड़ा सा वाइफ पे गुस्सा भी हुआ, बोला कैसे जाएंगे ये सारे सामान को लेके। अब उसका बड़ा ही सिंपल आंसर रहता है, घर से बाहर निकल जाएंगे तो चले जाएंगे। पापा ऑटो लेने के लिए गए थे। पापा ऑटो लेके आए। ऑटो वाले ने भी देखा कि एक ऑटो में तो ये पॉसिबल नहीं है, 2 ऑटो मंगाने पड़ी। तो वहीं से मुझे थोड़ा सा रफली आइडिया हो गया था कि जो पेपर पे है वो जब रियल में एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा और एक्सपेंस भी क्या होगा। 2 ऑटो आई, 15 रुपीज़ ईच, और उसने हमको विरमगाम रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप किया। वैसे मैं सौराष्ट्र जनता से डेली अप डाउन करता हूँ, तो उसके टाइम से बिल्कुल मतलब वाकिफ़ हूँ। तो फिर भी आज थोड़ा सा डिले हो गया। और वहाँ पे कुली थे, तो उनको हम लोगों ने हायर किया। वो भी थोड़े उम्र लायक थे। 250 रुपया उनके साथ 150 रुपया उनके साथ तय किया गया। 8 बक्से थे उसमें लगाए। विरमगाम रेलवे स्टेशन पे ऐसा है, थोड़ा सा आप एंट्री गेट पे जाओ, उसके बाद राइट साइड पे टर्न लो तो 150 मीटर की दूरी पे रोड आ जाता है। उस पे से चल के आप प्लेटफॉर्म 2 पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन आ रही थी, आसानी से पहुँच सकते हैं बगैर के सीढ़ी वाला रास्ता लिए। अब उसी दिन मिसकैलकुलेशन हुआ। हम लोग वहाँ पे गए रोड तक, तब तक सामने प्लेटफॉर्म 1 पे मालगाड़ी आ गई, बहुत लंबी मालगाड़ी। इधर से जनता आगे आ रही है, इधर से मालगाड़ी ख़त्म नहीं हो रही है। थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई। बीच में अंकल जो कुली थे उनका थोड़ा उम्र ज़्यादा था, तो बीच में गाड़ी मैंने खींच ली और जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचे। सबके चेहरे पे स्ट्रेस साफ दिख रहा था। अगर 5 मिनट भी डिले हो जाता, 5-7 मिनट, तो ट्रेन निकल जाती श्योर। तो पर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और ट्रेन आई। सब बाहर एकदम 36 डिग्री टेम्परेचर था। तो बेटा भी घर जाना है कर रहा था यहीं से। अभी तो विरमगाम ही था, पता नहीं क्या होगा। ट्रेन आई, A2 कोच था, सबसे लास्ट में आता था, जनरल डब्बा से जस्ट आगे। सामान हम लोगों ने उसमें चढ़ाया। कुली भाई ने बहुत हेल्प की। पीछे से गार्ड सर ने सीटी बजाई, आगे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और ट्रेन ने सफ़र की शुरुआत की। थोड़े समय के लिए सन्नाटा था, बाहर जो भी प्रॉब्लम हुई उसके चलते। पर जैसे ही हम लोग सौराष्ट्र जनता में बैठे, उसका जो लेवल ऑफ कंफर्ट था, स्पेशली 2 टायर AC का, बाय गॉड बहुत बढ़िया। 36 से डायरेक्ट आप 24 डिग्री टेम्परेचर में आ जाते हो। एक तरह से तो वही पूरा मूड चेंज कर देता है। ऊपर से A2 में भीड़ बहुत कम थी, मतलब 50% सीट से अभी खाली थी। मुझे लगता है आगे अहमदाबाद से या बड़ौदा से पैक होगी। तो संख्या भी बहुत कम थी। और मुझे स्पेशली मेरे बेटे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि कम ट्रैफिक हो तो उसको मज़ा आता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ उसको पसंद नहीं आती। तो वो भी खुश हो गया, इधर से उधर जा रहा है, वो सीट से इधर जा रहा है। और हर फैमिली में ऐसा होता है, जब बेटा खुश हो जाए या फिर बच्चा खुश हो जाए, जो भी चाइल्ड है आपके साथ हो, तो आप सब भी खुश हो जाते हैं। तो अचानक से मूड चेंज हो गया और बैकग्राउंड में आयरिश म्यूज़िक बजने लगा।
विरमगाम से अहमदाबाद की जर्नी या सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद की जर्नी पिछले साल मैंने बहुत की थी, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन की थी। तो अहमदाबाद तक का रूट मेरा पूरा रटा हुआ था, कुछ नया नहीं था, पर फिर भी मानसून के चलते हरियाली बहुत थी, ग्रीनरी बिल्कुल, और ट्रेन बहुत कंफर्टेबल थी। यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको, सौराष्ट्र जनता का जो रेंट था वो 1230 पर पर्सन। तो हम लोग 4 लोग थे, तो 4920 के आसपास कुछ हुआ, और GST वगैरह इंटरनेट चार्ज वगैरह लग के कुछ करीब 5000 के आसपास खर्चा हुआ था रफली ट्रेन का, टू टायर AC का। लगभग आधे घंटे की जर्नी में ही हमने अहमदाबाद छू लिया। अहमदाबाद मेगा सिटी है, बड़ा सिटी है, तो एंटर होने के बाद भी ट्रेन करीब 20 मिनट के आसपास चलती है। उसके बाद जाके वो कालूपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। कालूपुर रेलवे स्टेशन पे मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली थी, धात्री। कुछ सफ़र के लिए ज़रूरी सामान और स्नैक्स वगैरह लेके आ रही थी। मेरे बेटे को यह बात पता थी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि उसकी मासी के पास हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ रहता है, तो वेट कर रहा था। फिर हम लोग कालूपुर पहुँचे। लगभग 10 to 15 मिनट कालूपुर जंक्शन पे ट्रेन रुकी। दादरी से हम लोग मिले, सामान कलेक्ट किया, उसके बाद ट्रेन चली, और हम लोगों ने पहला फैमिली फ़ोटो लिया, और वहाँ पे मेरा पहला स्टेटस आया। यादगार फ़ोटो। फिर नेक्स्ट स्टॉप था बड़ौदा। उसके बीच में हम लोगों ने जो भी थेपला वगैरह लेके हम लोग गए थे, अचार, लड्डू, वो सब निकाल के हम लोगों ने डिनर किया। TT सर थे, वो पीछे बैठे हुए थे, दो या 3 थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने थेपला लड्डू खिलाए, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। बहुत सारी चीज़ें हमको गाइड की उन लोगों ने, मतलब हम लोगों की सीट जो कुछ थी वो अलग अलग थी, तो उन लोगों ने हेल्प कर दी हमको। खाने के बाद मेरी वाइफ, पापा, मम्मी पापा, बेटा सब सोने की तैयारी में थे। बेटा ऑलमोस्ट नींद में आ चुका था। बड़ौदा मेरा फर्स्ट एग्ज़िट पॉइंट था। एग्ज़िट पॉइंट के बारे में बताना आपको रह गया। और मेरी ये जो भी जर्नी थी उसमें मैंने कुछ एग्ज़िट पॉइंट बना रखे थे। आई नो ये थोड़ा ओवर है, पर मेरा जो कैलकुलेशन था उसके हिसाब से जितना जाना डिफ़िकल्ट नहीं, उससे अच्छा, उससे ज़्यादा वापस आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इन केस अगर एनी इमरजेंसी में वापस आना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही, बेटा ट्रेन में नहीं रहा या कुछ और हुआ, तो हम लोग बड़ौदा से वापस निकल जाएंगे। सौराष्ट्र एक्सप्रेस करके वो एक वीकली ट्रेन थी, जो वहीं पे हमको क्रॉस होती। बट लकीली ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मेरा बेटा सो चुका था, उसको नींद आ चुकी थी, पापा भी सो गए थे। तो जिस चीज़ का मुझे डर था, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी पिछले दिनों में, जिसके चलते प्लान भी कैंसिल करने की नौबत आ चुकी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर में ही बड़ौदा स्टेशन पे ट्रेन पहुंच गई। लगभग 2 मिनट तक रुकी। उसके तुरंत बाद ट्रेन आगे बढ़ी, और मैं दरवाजे से बड़ौदा को पीछे छूटते हुए देख रहा था। मुझे भी नींद आ रही थी, तो मैंने भी जाके रेस्ट करना सही समझा।